Hello everyone, welcome to the daily news analysis of The Hindu. This is presented to you by LawSeco, and today we'll be discussing the daily news analysis for May 27th, 2020. So first let's see that what all articles are important today as keeping in mind the judiciary exam. And the first article that we'll be discussing has been published on the very first page of the paper today, which goes with the headline, Ensure Transport, Food for Migrants, Supreme Court tells the center states. And then next we'll be discussing about two very important editorials. First, which is how India can become self-reliant. And this is on page number 7 of today's newspaper. And the second is a time for reform in courts. So these are the very important articles which we'll be discussing today. So the first article, which is a very small one today in the newspaper, इसका एक कंटिन्यूटी ये हम देख सकते हैं। कुछ दिन पहले दो या तीन दिन पहले एक और एडिटोरियल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने डिस्कस भी किया है इसी सेम प्लेटफॉर्म पे, जिसमें एक हद तक क्रिटिसाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि एक जो जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता आया है अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इस टाइम जो अभी कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक एक इश्यू पूरा क्रिएट हुआ है इस टाइम हमारे नेशन में और पूरे दुनिया में एक्चुअली, और पर्टिकुलरली अगर इंडिया की भी हम बात करें तो जो माइग्रेंट वर्कर्स एज इन वो लोग जो अपनी होम स्टेट्स को छोड़ के किन्हीं और स्टेट्स में जॉब कर रहे थे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर लाइवलीहुड, तो उनको अब बहुत दिक्कत हो रही थी अपने घरों तक वापस पहुंचने में, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के भी मोड्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टाइम पे उन वर्कर्स को अपने होम टाउन्स पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस वजह से ये देखा जा रहा है कि शायद जो हमारा सेटअप है इस वक्त, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जिसको हम कह सकते हैं, वो बहुत वीक है। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एज अ लीडर अंडर द परव्यू ऑफ इट्स जुडिशियल एक्टिविज्म कुछ एक ऐसा तरीका निकालता, ये कुछ एक ऐसे डायरेक्शंस देता अपार्ट फ्रॉम जो स्टेट अपने तरफ से एंडेवर्स कर रही है, तो वो एक बहुत बेटर होता एक आइडिया इन माइग्रेंट वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए और सेफली एंड साउंडली अपने घरों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी तक यही क्रिटिसिज्म चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अनलाइक द हाई कोर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड अदर स्टेट्स, जो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देने में एंड शोइंग द वे कि किस तरह से वो अपने माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उतना एक्टिव नहीं देखा जा रहा था। बट टुडे ऑन द कॉन्ट्ररी एक ऐसा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिससे देखने को फिर से मिल रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज स्टिल अलाइव इन इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट इज प्लेइंग एन एक्टिव पार्ट in trying to make these migrant workers reach safely to their homes, and have also made efforts to recognize their rights and prevent exploitation of them. So एक इशू ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस एज इन पॉजिटिव इंटरफेरेंस क्यों जरूरी था, क्योंकि जब इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है स्टेट्स का, फॉर एग्जाम्पल कोई माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो मध्य प्रदेश से वापस जा रहे हैं दिल्ली, या दिल्ली से वापस जा रहे हैं तमिलनाडु, तो उनको कई सारी स्टेट्स के थ्रू मूव करना पड़ेगा। अब ऐसे सिनेरियो में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जजमेंट एज इन डायरेक्शन की बात करें तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट्स तक ही होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट वो अपनी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो हमारा जो है एनसीटी है उस पर ही लागू होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो जजमेंट है या डायरेक्शन है वो उत्तराखंड की स्टेट पे ही लागू होगा। बट जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इस टाइम पे कई सारी स्टेट्स में जो है साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत थी विच इज डेफिनेटली द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जो डायरेक्शन है या जिसकी जो गाइडलाइंस हैं वो पूरे नेशन पे अप्लाई हो। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है एक जुडिशियल एक्टिविज्म को शो करे और एक अच्छी तरीके से एक ऐसा गाइडलाइन पास करे जो पूरे नेशन में जो माइग्रेंट वर्कर्स को दिक्कत हो रही है उसको एड्रेस कर सके। सो रिसेंटली इन दिस न्यूज आर्टिकल व्हिच वी हैव सीन टुडे, द सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज इट हैड अ 3 जज बेंच एंड इट वाज लेड बाय जस्टिस अशोक भूषण। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी जुडिशरी एस्पिरेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज स्मॉल लीगल टर्म्स। सू मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जैसा है वैसा ही, एज इन कि अपने आप से जैसी भी सिचुएशन चल रही है उसको उन्होंने रियलाइज किया है, उसको उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है उसका, सू मोटो एज इन कि जो भी सिचुएशन है उसका उसने खुद से रियलाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें अपनी गाइडलाइन पास करी है। तो कई सारे क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और रिप्रेजेंटेशंस सीनियर लॉयर्स ने भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है एड्रेस किया है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स।
सो हेयर वी नो कि जो ये माइग्रेंट वर्कर्स अपना काम और अपना घर सब कुछ छोड़ के अब अपने ओरिजिनल होम टाउन्स लौटना चाह रहे हैं, तो उनके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पे अब्रिज होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास राइट टू लाइवलीहुड था आर्टिकल 21 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डेफिनेटली उनको अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो वो भी हैम्पर हो रहा है। अगर आने या जाने में उनकी लाइफ को कोई लॉस होता है या उनकी हेल्थ को कोई लॉस होता है, वो ये वायरस कैच कर लेते हैं, तो भी उनकी राइट टू लाइफ जो है अंडर आर्टिकल 21 वो भी हैम्पर होती है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ राइट्स एंड इवन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि हर इंडियन सिटीजन के पास ये राइट है। इनफैक्ट उसके पास ये गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो अपने हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करे। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि माइग्रेंट वर्कर्स ऑल्सो आर ट्रीटेड एट पार विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। एंड कोर्ट ने ये भी कहा है सेंटर से भी और स्टेट से भी कि वो इमीडिएटली क्या क्या चीजें प्रोवाइड करें। ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली विच इज इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग द माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फूड एंड शेल्टर, दैट ऑल्सो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी जॉब छोड़ के इस वक्त वो इधर उधर उनको जाना पड़ रहा है, तो उनके पास ये बहुत, इट विल बी वेरी इमेजिनेटिव अगर हम सोचें कि उनके पास पैसे होंगे, एंड गवर्नमेंट शुड बी डूइंग ऑल दी सर्विसेज फॉर फ्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट। तो जितने भी स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स हैं जो इधर फंस चुके हैं किसी भी जगह पे, तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट उनको, सेंटर और स्टेट्स दोनों उनको मिलके फूड, ट्रांसपोर्ट और शेल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। So moving on to the next article, which is there called as the self-reliant India, and that how India can become self-reliant. Self-reliant का मतलब होता है आत्मनिर्भर। So कुछ भी, कोई भी नेशन हो, वो तभी ग्रो कर सकता है जब दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला कि उसकी ग्लोबल टर्म्स बहुत अच्छे हों, क्योंकि इस वक्त ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में या बाकी जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ में एक अच्छा और हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करके रखो। बट एक हेल्थी रिलेशनशिप में और एक हैवी डिपेंडेंस में डिफरेंस होता है। एक अच्छा रिलेशनशिप है जहाँ पे कुछ आप उनसे ले रहे हो तो कुछ आप उनको दे भी रहे हो, या कुछ आप उनको दे रहे हो तो हो सकता है कुछ आप उनसे ले रहे हो। बट कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ इतना ज्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं चीजों को कि जो हमारी डोमेस्टिक, जो हमारे वर्कर्स होते हैं या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं या हमारा डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो विंग होता है, वो बहुत ज्यादा सफर करने लगता है इस वजह से। तो इसलिए जो हमारा आत्मनिर्भरता होती है, हमारी जो सेल्फ रिलायंस होती है, खुद पे डिपेंडेंट रहने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। सो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बने और वो अपने आप में अपने रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एम्पावर करे कि हमें किसी भी कंट्री पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस रखने की जरूरत ना पड़े। एंड और भी ज्यादा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे आज का टाइम कोविड-19 का पैंडेमिक पूरी दुनिया को उसने परेशान कर रखा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी फॉल हो रही है। इनफैक्ट दी बिगेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज लाइक चाइना एंड यूएसए आर दी बिगेस्ट सफरर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे में अगर एक ये सिनेरियो होता कि इंडिया इन दोनों में से या किसी भी कंट्री पे फॉर एग्जाम्पल हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो या होता, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता कि इंडिया को बहुत हैवी कॉस्ट्स का पे करना पड़ता, क्योंकि खुद भी इंटरनली उसकी मार्केट डिस्टर्ब हो जाती और हो गई है इस पैंडेमिक की वजह से। और अगर जिस मार्केट पे या जिस कंट्री पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, उसकी भी मार्केट जब डिस्टर्ब है, तो हम जो है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में आ जाता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फर्दर या फ्यूचर सिचुएशंस के लिए हम सेल्फ रिलायंट हो। सो मोर और लेस इस आर्टिकल में इसी की बात की गई है। कुछ बहुत अच्छे सजेशंस और सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि कैसे हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला पॉइंट इसमें बोला गया है, इट इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग द पीएसयूज बेटर। सो पीएसयूज एक्चुअली क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक की जो है, जैसे प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, तो जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम ज्यादा होता है, तो उनको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं। और इंडिया में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज्यादातर गवर्नमेंट करती है, ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली आंसरेबल रहती है पब्लिक को। और जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स होते हैं उसमें कोई भी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपना काम करती हैं। तो इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि 1970s और 80s के टाइम पे जो पूरी दुनिया में ना एक तरीके का डिजिटल मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला, और हैवी इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ पे आई, लेकिन इंडिया जो था उस टाइम पे फॉल बैक कर गया। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन उस टाइम पे नहीं दिखाया, जिस वजह से इंडिया इस, कह सकते हैं, फील्ड में बाकी कंट्रीज के मुकाबले पीछे रह गया।
और उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी खुद की एक इकोसिस्टम था, हमारा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो इंडिया का खुद का था अंदर का, उसको सफर करना पड़ा। क्या क्या हुआ? फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी, देन पुअर क्वालिटी, लो टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबली अनकम्पेटिटिव। सो दिस इज मतलब ये बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सोचिए अगर एक ग्लोबल मार्केट है फॉर एग्जाम्पल, और 10 कंट्रीज हैं जो उस ग्लोबल मार्केट में compete कर रही हैं, और खरीदने वाला एक इंसान है, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर वो 10 कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट्स उस ग्लोबल मार्केट में लेके आ रही हैं, तो हर कंट्री के पास कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए कि वो कन्विंस कर सके उस बायर को कि हाँ, इस कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो हर एंड से बेटर है। एज एन वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज्यादा महंगा नहीं है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो नई टेक्नोलॉजीज को भी एड्रेस करता है, ड्यूरेबल भी है, मतलब हर तरीके की चीजें उसमें होनी चाहिए, तभी आप ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। इस वजह से क्या हुआ कि जब इंडिया ने अपनी खुद की पीएसयूज पे, एज इन अपनी खुद की इंडस्ट्रीज पे और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे फोकस नहीं किया उस टाइम पे, तो क्या हुआ कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था, यानी हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जितनी ग्लोबल डिमांड है हम उसको मीट करने के लायक है भी या नहीं, तो एक्चुअल में हम काफी पीछे छूट गए। तो वी एंडेड अप हैविंग वेरी लो प्रोडक्टिविटी एंड देन पुअर क्वालिटी, क्योंकि जो बाकी हम जैसे हम बात कर चुके हैं कि बाकी कंट्री जो थी वो एडवांस हो गई थी इन रनिंग हैवी इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्नाइजिंग देयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एंड दैट वुड इन दी लाइट इंडस्ट्रीज एज वेल। तो हमने जब वहां पे हम स्किप कर गए उस चीज को, तो डेफिनेटली जो हमारी क्वालिटी है वो हो सकता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें बहुत अच्छी लगती हो, बट वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जब हम उसको एस्टिमेट करेंगे तो इट वाज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, एंड डेफिनेटली लोग उसको प्रेफर नहीं करते। Low in technology, which actually is the reason for all of this, and hence it became globally incompetitive. So and then we had this third industrial revolution also to say, और उसमें क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे जो है फोकस किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर्स पे, पर्सनल कंप्यूटर्स पे, मोबाइल फोन्स, डिसेंट्रलाइजिंग दी वैल्यू चेन। सो उस वजह से क्या हुआ था कि इंडिया ने वहां पे भी एक्चुअली हम जो मौका था वो मिस कर गए, और यहाँ पे भी हमें फॉल बैक हो गया। दिस एक्चुअली इज अ बेसिक background as to why now this is the good time to become self-reliant, and why it is important also to become self-reliant. And decentralizing the value chain, इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में उसका आइडिया किसी एक कंट्री का होता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट किसी कंट्री में बनता है, जिसको कहते हैं ना असेंबलिंग, वो अलग अलग जगह पे होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर मोबाइल फोन्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बाहर से होती है, बट उनकी जो असेंबलिंग है या मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो चाइना में होती है। सो इसका मतलब क्या है कि हमने डिसेंट्रलाइज, मतलब जो वैल्यू चेन, जो एक चेन थी पूरी प्रोडक्शन की, उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, मतलब उसके सेंटर्स को अलग अलग जगहों पे बांट दिया है, जो उस किसी भी कंट्री के, अब फॉर एग्जांपल सोचिए कि कोई भी एक कंट्री है, वो कोई भी एक बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, हालांकि वो एक पूरा 100% काम वो कंट्री नहीं कर रही है, बट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा उस काम का वो कर रही है, तो वो उसकी जीडीपी में और उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में, उसके एम्प्लॉयमेंट में, हर सेक्टर में ऐड करता है। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसेंट्रलाइजेशन वैल्यू चेन्स का हो, और हुआ भी, बट उसमें भी इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। बट नाउ इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर इंडिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर इंडिया टू एक्चुअली डू ऑल ऑफ इट वट एवर इट हैड स्किप्ड डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं? FDI इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो क्या होता है कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं वो आपकी कंट्री में, ऐसे अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लेके चलें, तो आपकी कंट्री में आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करती हैं। तो जब वो ऐसा सब कर रही होती हैं, तो वो अपने साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को भी लेके आती हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि इंडिया को या जिस भी कंट्री में वो FDI हो रहा होता है, तो उस कंट्री में भी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। बट इंडिया के केस में क्या हुआ है कि बहुत सारे फॉरेन मेजर्स जो हैं, उन्होंने अपनी जो कमर्शियली, मतलब जिसको कहेंगे ना कमर्शियल सिग्निफिकेंस, उस टेक्नोलॉजी का इतना था कि उसको उन्होंने गार्ड करके रखा, उसको ज्यादा शेयर नहीं किया है। बट इंडिया मस्ट मेक एंडेवर्स थ्रू इट्स पॉलिसीज एंड स्कीम्स। हमें कुछ इस तरीके की स्कीम्स एंड पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हम उनको इस तरह के पर्क्स दे सकें, या इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट दे सकें, या एक इतनी अच्छी ग्राउंड दे सकें कि वो इन्वेस्टमेंट करें, कि वो खुशी से अपनी पॉलिसी या अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ बांटने को तैयार हो जाए। देन लर्निंग मोर
फ्रॉम लाइक अदर कंट्रीज, जैसे कि ताइवान है एंड वेरियस अदर कंट्रीज। जैसे ताइवान है, उन्होंने रोबोटिक्स में माइक्रो प्रोसेसर्स में काफी डेवलपमेंट किया है। सिंगापुर और हांगकांग ने भी काफी ज्यादा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को इन निश एरियाज होते हैं पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एरियाज में, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हो सकता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया है। चाइना भी इसमें बहुत आगे है, जापान भी इसमें बहुत आगे है। सो इन्होंने क्या किया है कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने जीडीपी का, विच इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक बड़ा हिस्सा 3 to 4% इज सपोज टू बी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द जीडीपी, तो उन्होंने दिया है। और जो कंट्रीज हैं उन्होंने, और इन्हीं कंट्रीज ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे और स्किल डेवलपमेंट पे भी 4 to 6% जीडीपी का हिस्सा दिया है। सो इन ऑल अगर हम देखें तो 10 to 12% जीडीपी जो है वो अपना देते हैं किसके लिए, इन्हीं सब अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए। जबकि अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो वी कैन सी हियर कि हम लगभग सिर्फ 1% जीडीपी दे पाते हैं अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इन सब चीजों को। और अगर हम कीनली स्टडी करें अपने इकोनॉमिक सेटअप को, तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी हमें जितना जीडीपी देना चाहिए, एज कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन एंड द रिसोर्सेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स दैट वी हैव इन इंडिया, इससे एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। बट अभी क्या है, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस इन आवर इकोनॉमी एंड क्योंकि हमें और बहुत सारे हमारे पास इस वक्त प्रायोरिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है, एजुकेशन, जो अभी और भी प्रायोरिटी होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो सजेस्टिव मेजर कि इंडिया अपने जीडीपी का ज्यादा बड़ा हिस्सा इन चीजों को दे जो बाकी कंट्रीज ने दिया हुआ है, और उससे उनको बेनिफिट भी हुआ है। So this we have already discussed that way forward for India can be कि हम इन सब चीजों में, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम है, सोलर सेल्स हैं, इन सब में अपने जो है इन्वेस्ट करें टाइम भी और एफर्ट्स को भी, बायोटेक में, फार्मा में, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एक्सेट्रा में। एंड देन जीडीपी का बड़ा हिस्सा हम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी दें। Then exactly, the public expenditure on education needs to increase, including in skill development. Sorry. And then finally, we have a very important article which is there talking about the reforms in the courts. So what we already know, we've already been seeing it since many years कि चाहे कोई सा भी कोर्ट हो हमारे यहाँ पे, be it a sessions court or be it the Supreme Court at the apex one, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो हद से ज्यादा है। एंड मतलब जो उसको रिजॉल्व करने के लिए या जो उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास टीम है ऑफ जजेस एंड एवरीथिंग, वो बहुत शॉर्टफॉल कर जाती है एट टाइम्स व्हेन वी सी द ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस दैट वी हैव इन द कोर्ट्स इन इंडिया। बट इसके लिए ही एक बहुत अच्छा सजेशन जो है इस वक्त आया है, बिकॉज कीपिंग कोविड-19 इन दी आईज, इन दी विजन, व्हाट वी हैव सीन कि वर्चुअल, जिसको हम कहेंगे हियरिंग ऑफ कोर्ट्स, हैज ऑलरेडी बिगन। वर्चुअल हियरिंग्स में क्या है कि थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी हम केसेस को एड्रेस कर रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो द कोर्ट्स इन इंडिया हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, विच इज अ थिंग टू सेलिब्रेट एक्चुअली। एंड दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू रियलाइज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यही एक टाइम है जब एक बहुत अच्छा आइडिया है, इसको ये कह सकते हैं कंसीव हो चुका है ऑलरेडी, कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और उस आइडिया को अगर हम थोड़ा और बिल्ड करते हैं, सो दिस कुड बिकम अ बून, ये एक तरीके से एक ब्लेसिंग की तरह बन सकता है, एक वरदान की तरह हो सकता है हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे केसेस, जैसे कि एडजर्नमेंट के केसेस होते हैं। एडजर्नमेंट के केसेस कौन से होते हैं, जब एक्चुअल में आपको पर्टिकुलर दिन की डेट मिली हुई थी फॉर आर्ग्यूइंग, या मतलब आपको अपना उस दिन अपना आर्ग्यूमेंट देना था, बट ड्यू टू सम रीजन आपने एडजर्नमेंट ले लिया, यानी कि आपने एक नेक्स्ट डेट ले ली, तो जो आर्ग्यूमेंट उस दिन होना था वो नहीं हो पाया, और एक कोई भी आपको जो नियरेस्ट डेट थी वो मिल गई। बट उस वजह से क्या होता है कि एक पूरी लेंथ ऑफ केसेस तैयार हो जाती है, जिनमें से कई सारे केसेस सिर्फ एडजर्नमेंट के लिए होते हैं। तो उस दिन दिखने को और काम करने के हिसाब से बहुत ज्यादा बर्डन देखने को मिलता है कोर्ट पे। तो एक सजेस्टिव मेजर ये है कि अगर एडजर्नमेंट का केस है, तो आप सिर्फ उन्हीं केसेस को कोर्ट में लिस्ट कीजिए जिनका डॉक्यूमेंटेशन, जो ये देखिए कह रहा है कि अनलेस किसी भी केस के सारे डॉक्यूमेंट्स जो उस दिन की हियरिंग के लिए नेसेसरी हैं, चाहे वो फिर कुछ भी हो, चाहे वो आपके वकील की प्रेजेंस ही क्यों ना हो, आपके विटनेस की प्रेजेंस हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको कहा था इस डेट पर लाने के लिए, अगर वो आपके पास नहीं है,
तो आपने अगर उन स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में उस डॉक्यूमेंट का आप इंतजाम नहीं कर पाए हैं, तो आपका केस उस दिन लिस्ट भी ना हो। सो दैट एक्चुअली विल सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट, एफर्ट ऑफ द कोर्ट एज वेल, एंड जो लिस्टिंग में भी सिर्फ वो केसेस लिस्ट होंगे जिनकी एक्चुअल में हियरिंग उस दिन पॉसिबल है। सो अपने आप ही क्राउड जो है वो कम हो जाएगा। तो एडजर्नमेंट के केसेस को अलग तरीके से लिस्ट किया जाए, एज इन की वो जो हियरिंग के लिए केसेस है उनमें लिस्ट ही ना किया जाए। एंड देन they're talking about limiting the number of cases. So इन्होंने कहा है कि जो मैटर्स जिनकी आर्ग्यूमेंट का जो लेवल है, यानी कि वो एकदम विच आर राइप फॉर आर्ग्यूमेंट्स। राइप फॉर आर्ग्यूमेंट्स मतलब जैसे कि कोई भी एक फ्रूट होता है, तो उसको हम कब खाना पसंद करते हैं, जब वो बिल्कुल पक चुका होता है, तो तब वो एक इंडिकेशन होता है कि इट इज नाउ एक्चुअली रेडी टू बी ईटन, तभी उसका कोई एक अच्छा एसेंस निकल के आता है। सेम लाइज फॉर द केसेस इन विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स। तो कुछ जो ऐसे केसेस हैं, सिर्फ वो मैटर्स जिनके आर्ग्यूमेंट्स अब इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब उनमें से एक अच्छा एसेंस निकल के आ सकता है, जिनका एक अब कुछ फेवरेबल या मतलब कुछ भी डिसीजन आ सकता है, सिर्फ इन कोर्ट्स को हम करें। एंड जब कोर्ट्स हमारे रीओपन होते हैं, तो हम बार एसोसिएशन की हेल्प से ऐसे केसेस को लिस्ट आउट कर लें। राइट। एंड ये भी कह रहा है कि जो लिस्टिंग है और सर्कुलेशन होता है केस लिस्ट का, वो 2 हफ्ते पहले ही हो जाए एडवांस में, ताकि जब उनकी डेट आने को हो तैयार, जैसे 2 हफ्ते में आपका कोई पर्टिकुलर डेट है हियरिंग के लिए, तो वो बिल्कुल तैयार हो जाए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और फिर इसी तरह से कोर्ट का टाइम और एफर्ट वेस्ट ना हो। And finally, this is a very big question actually, which nowadays we are seeing, is about the special leave petitions, which is available under Article 136 of the Indian Constitution. So special leave petition क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा कोई केस है, वो हमारा किसी भी लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में चल रहा था, तो उसमें हम क्या होता है कि हम अपील में, एक तो हम नॉर्मल सिनेरियो में अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, नोबडी कैन डिनाई दैट फैक्ट, राइट। लेकिन स्पेशल लीव पिटिशन में क्या होता है कि कभी कभी जब कोई बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो ऐसे में हम डायरेक्टली लोअर कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हाई कोर्ट से भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आस्किंग फॉर स्पेशल लीव बाय द सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव एज इन की सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल अटेंशन, एक स्पेशल परमिशन दे देता है उसके लिए। बट what needs to be kept in mind here is कि ये सुप्रीम कोर्ट की discretionary power होती है। So this is apart from this article. I'm trying to explain simply actually what special leave petition is, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि ये क्यों relevant है इस आर्टिकल के लिए भी। तो ये जो स्पेशल लीव पिटीशन होता है, तो अगर आप नॉर्मल केसेस में, जैसे आप पहले सेशन कोर्ट में गए, आपका केस वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर आप हाई कोर्ट में गए, वहां भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और आप नॉर्मली अपील में जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, सो दैट इज अ नॉर्मल केस। बट अगर आप स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू जा रहे हो, तो आप जो है डायरेक्टली लोअर कोर्ट एज इन द सेशन कोर्ट से भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और उसमें बस ये है कि आपको अगर कोई बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो आप जा सकते हो। बट हियर द डिफरेंस इज कि ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है। सी, इट इज ऑल्सो रिटन इन द बेयर एक्ट लैंग्वेज, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, द सुप्रीम कोर्ट में in its discretion. So this is a very important word. This actually forms the entire essence of the special leave petition. Grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, so on and so forth, from any court, tribunal or territory of India. ठीक है, तो ये कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे रखेगा सुप्रीम कोर्ट कि अगर उसको सच में लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वो उसको परमिशन दे देगा। बट अगर उसको लगता है ये इररेलेवेंट है एंड इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट नीडेड टू बी, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल लीव पिटीशन, कि वो हर लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को इंक्लूड करेगा विच फॉल्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट कोई भी अगर आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड केस है, जैसे कि अगर कोई कोर्ट मार्शल से रिलेटेड केस है या आर्मी कोर्ट से, मतलब आर्मी लॉ से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। सो फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हिच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। पहला, कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से भी स्पेशल लीव पिटीशन में जा सकते हैं, बट वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन, सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली, कोई भी जो आर्म्ड फोर्सेज या आर्मी लॉ से रिलेटेड केस है, वो इसमें एंटरटेन नहीं किया जा सकता। सो अभी क्या है कि एक तरीके से हमने स्पेशल लीव पिटीशन को बहुत मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया है। हमने उसको एक नॉर्मल अपील की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट टू कीप द पेंडेंसी ऑफ द केसेस अलाइव। तो खाली मतलब बस वो केस किसी तरह से भी चलता रहे, उसमें कुछ भी तारीख मिलती रहे, उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि जानबूझ के उसमें स्पेशल लीव पिटीशन डाल देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट कि उसमें एक्चुअल में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था भी या नहीं।
उस वजह से क्या होता है कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट विच इज ऑलरेडी सो बर्डन्ड, उसका और भी ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने कहा है कि 60 to 70% ऑफ द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट आर दी स्पेशल लीव पिटिशन. सो सी, जो नॉर्मल पिटिशन जा रहे हैं या नॉर्मल जो है उसमें अपील्स जा रही हैं, वो सिर्फ 30 to 40% है, और बाकी 60 to 70% सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं वो SLP के थ्रू ही पहुंचे हैं. और इन 60 to 70% में से 80 to 90% आर डिसमिस्ड. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल अगर 100 केसेस जा रहे हैं, तो उसमें से 70 केसेस जो हैं वो स्पेशल लीव पिटीशन के हैं, और उन 70 में से अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 केसेस जो हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट फ्राइवलस, वो फ्रॉडुलेंट होते हैं या वो इतने इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है. तो एक तरीके से लेकिन आप देखें तो इसको सारे को प्रोसेस करने में कितना टाइम कोर्ट का हो जाता होगा और कितना एफर्ट भी कोर्ट का लगता होगा, कि पहले वो उन केसेस को देखता होगा, एनलिस्ट करता होगा, उसके बाद वो उनमें से इंपॉर्टेंट केसेस को सेग्रीगेट करता होगा, बाकी को डिस्कार्ड करता होगा. सो इज इट नॉट अ बेटर आइडिया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू केसेस ही वो पहुंचे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, और जो फ्रॉडुलेंट और फ्राइवलस या फिर जो इररेलेवेंट केसेस हैं वो पहुंचे ही नहीं. तो यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, 2017 के रूल्स हैं, दे कैन बी अमेंडेड फॉर प्री हियरिंग ऑफ SLPs. तो डायरेक्टली जब हम सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल रहे हैं, उससे पहले ही एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि उसको हम प्री हियर करें, पहले ही उसके पूरे जो भी उसका एक्चुअल में ग्राउंड है, जो उसका कॉज है, उसको या उसके फैक्ट्स हैं, उसको हम पहले से ही देखें, ठीक है, जिसमें एक एप्लीकेशन की हियरिंग अटैच्ड हो, ठीक है, और जजेस जो है वो अपने चैम्बर्स में ही, मतलब पूरा एक लीगल या फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही उसको एक तरीके से हम सेग्रीगेट कर ले और सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस को ही आगे फॉरवर्ड किया जाए. एंड लास्ट उन्होंने सजेशन दिया है कि अलाउ अपील्स ऑन रिकॉर्ड्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो एज नो न्यू आर्ग्यूमेंट्स कैन बी रेज्ड बिफोर द कोर्ट्स इन अपील्स, द सिस्टम फॉर फाइलिंग एडिशनल प्लीडिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड. सो उन्होंने कहा है कि जो अपील्स हैं वो भी एक लिमिटेड नंबर में ही आए, और क्योंकि जो अपील होता है उसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील लेके आते हो तो उसमें आप कोई भी नया पॉइंट ऐसा या कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं लेके आ सकते. वो क्या होता है कि अगर आपको बस सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है किसी लोअर कोर्ट के जजमेंट से, तो आप एक तरीके से उसको ऊपर के कोर्ट में ले जा सकते हैं, ताकि उसको एक बार रिव्यू हो जाए, और अगर कुछ भी ऐसा फैक्ट था जो उस टाइम नहीं निकल पाया था या वो मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कोर्ट ने बाय मिस्टेक, तो उसको वो देखें. एंड yes, so here too the appeals can be reviewed by the judges in chambers, similarly जैसे हमने SLP की बात करी वैसी, और हम सिर्फ genuine appeals को ही आगे बढ़ने दें. So that was all for today's newspaper, though the articles were very less that were important for judiciary point of view, but उनके अंदर का content आज बहुत important था for both prelims and also mains point of view. So we hope that you got the entire idea of today's session, and keep connected with us. Thank you.